Raipur, as Raipur is my hometown. Then started my own consultancy, and right now I'm a green building consultant, and also I'm a Griha Patron and Griha certified professional. So today we will talk about green building concept, case study and certification. This is a snapshot of a local newspaper, Dainik Bhaskar, dated 2nd April 2018. Here it is written as, हमने पानी नहीं बचाया तो कल इसी कतार में हम भी होंगे. It is again written here. ये तस्वीर गुजरात की है. गुजरात का एक गांव है तवा गांव, जहाँ की 1500 की आबादी है और यहाँ पे 27 हैंडपंप्स लगे हुए हैं, लेकिन पानी आने की कोई गारंटी नहीं है. और वो निजी लोगों के हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन वो भी कभी कभी उसे रन करते हैं, और जब रन करते हैं थोड़ा बहुत पानी आता है, किसी किसी को मिलता है, और जिसको नहीं मिलता वो इसी तरह लंबे क्यू में लगे रहते हैं. साथ ही इसमें ये भी लिखा है कि ये दिक्कत यहाँ पे 1 महीने से है. 1 महीने से है मतलब आप ये देख सकते हैं कि 2 अप्रैल का न्यूज़पेपर है, तो ये मार्च 1st वीक से यहाँ पे ये सिचुएशन है. और आगे लिखा है एक ये स्नैपशॉट है जो मैंने दिखाया. अगेन अ स्नैपशॉट ऑफ अ न्यूज़पेपर. ये रायपुर का है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ की न्यूज़ है. तो इसमें लिखा है कि शहर में यानी कि रायपुर शहर में 365 में 217 दिन औसत से ज़्यादा गर्मी. इस सीजन में भी बढ़ सकती है गर्मी, 1 डिग्री गर्मी बढ़ सकती है. साथ ही इसमें ये लिखा है ऊपर, आप देख सकते हैं कि ठंड के महीने में, विंटर सीजन में, नवंबर से जनवरी के 3 महीनों में भी दिन का तापमान सामान्य से अधिक है, और ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 5 साल में गर्मी और बढ़ सकती है. तो ये भी एक सिनेरियो है जो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ. साथ ही एक ये जो मैंने जूम इन किया है कि डॉक्टर के दादा एचओडी हैं कृषि मौसम विभाग के, इन्होंने बोला हुआ है कि अभी लोगों को इसका घातक असर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल में हालात और भी खराब होंगे. तो ये जो 2 मैंने स्नैपशॉट दिखाया, एक वाटर क्राइसिस का और एक ये जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हम कहते हैं, तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये लगभग ये तो मैंने 2 जगह का दिखाया, गुजरात का और रायपुर का. लेकिन ऐसी सिचुएशन लगभग काफी सारे शहर होंगे, सिटीज है, गांव है, यहाँ पे ये सिचुएशन है ही जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वाटर टेबल तेजी से नीचे जा रहा है और टेम्परेचर हर जगह का राइज होता जा रहा है. तो ये लगभग हर जगह की यही सिचुएशन है, बहुत सारी जगह यही सिनेरियो हमें देखने को मिलता है. अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ वन मैच्योर ट्री. तो यहाँ पे आई डोंट थिंक मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फोटोग्राफ है, और शायद ये फोटोग्राफ या ऐसे ही फोटोग्राफ आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसे ही सोशल मीडिया साइट्स पे देखे ही होंगे. तो ये आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं. तो ये अभी सिनेरियो अभी हम देख पा रहे हैं अपने आसपास में, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी. तो अब मैं यदि डाटा की बात करूं तो इन द वर्ल्ड इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर आफ्टर चाइना एंड यूएसए. और ये जो एनर्जी कंजम्पशन है इसमें से 37% है, ये बिल्डिंग सेक्टर में होता है इंडिया में. तो क्योंकि 37% बिल्डिंग सेक्टर में होता है, सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ग्रीन बिल्डिंग. सो व्हाट इज अ ग्रीन बिल्डिंग एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल बिल्डिंग. यहाँ पे मैं कन्वेंशनल बिल्डिंग हर उस बिल्डिंग को बोल रही हूँ जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो नॉर्मली मिलती है, ट्रेडिशनल बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं, काम करते हैं, उसे मैं यहाँ कन्वेंशनल बिल्डिंग बोल रही हूँ. सो एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग में एनर्जी और वाटर का यूजेस काफ़ी कम होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एफिशिएंट वाटर सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंसी का ध्यान रखते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का काफ़ी कम यूज़ होता है. और क्योंकि हम यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का भी ध्यान रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो वेस्ट होता है बिल्डिंग का वो काफ़ी कम क्रिएट होता है. ये काफ़ी स्मार्टली लोकेट किया जाता है और बनाया जाता है, तो इसलिए एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी कम होता है. और क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग में हम थर्मल कंफर्ट, विजुअल कंफर्ट और एकॉस्टिक कंफर्ट का भी ध्यान रखते हैं, उसे डिज़ाइन करते हैं, साथ ही साथ हम डे लाइटिंग, वेंटिलेशन का भी ध्यान रखते हैं, तो ऑब्वियसली ये कन्वेंशनल बिल्डिंग के कंपेयर में हेल्दी होता है. तो अब ग्रीन बिल्डिंग बनती कैसे हैं? तो मेजरली 5 एलिमेंट्स हैं: साइट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यूज मैनेजमेंट, इंडोर एयर क्वालिटी एंड वाटर मैनेजमेंट. तो साइट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं? साइट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि सपोज कोई बिल्डिंग हमारे पास आती है, तो वो बिल्डिंग किस
जगह पे लोकेटेड है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ पे वेदर कंडीशन क्या रहती है, और वहाँ पे विसिनिटी में आसपास में क्या सिनेरियो है कि वहाँ पे छोटी बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग है, या फिर वो फॉरेस्ट एरिया है, या वहाँ पे एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी है, वहाँ पे रोड नेटवर्क किस तरीके का है, वहाँ रोड कैसा है, वहाँ का कंटूर क्या है। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और इस तरह से साइट को प्लान करते हैं। देन इन द मटेरियल यूज वी ट्राई टू यूज लोकल अवेलेबल मटेरियल, एफिशिएंट मटेरियल, रिसाइकलेबल मटेरियल। तो इस तरह से हम मटेरियल को स्मार्टली चूज करते हैं। देन एनर्जी मैनेजमेंट, तो हमने पिछले स्लाइड्स पे देखा है कि 37% एनर्जी जो बिल्डिंग सेक्टर में यूज होती है। तो एनर्जी एफिशिएंट हम इक्विपमेंट यूज करते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ हम एफिशिएंट बिल्डिंग एनवेलप डिजाइन करते हैं ताकि हम एनर्जी का कंजम्पशन काफी कम से कम हो। इंडोर एयर क्वालिटी में हम प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि जो आउटसाइड पॉल्यूशन है या इनसाइड पॉल्यूशन है, इसके कारण जो वहाँ पे जो पीपल कर रहे हैं या फिर वहाँ पे जो यूजर है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी रहे। एंड वाटर मैनेजमेंट, तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा ही है कि वाटर क्राइसिस किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो हम वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है ग्रीन बिल्डिंग का, तो इसका भी हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वाटर का यूसेज सबसे पहले हम कट शॉर्ट कर पाएँ उस बिल्डिंग में, और फिर उसके बाद उसमें एफिशिएंट सिस्टम्स लगाएं, एफिशिएंट फिक्सर्स लगाएं, और फिर वाटर का रिसाइकलिंग का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से मेजरली ये 5 एलिमेंट मिलकर ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं। तो अब कई बार क्या होता है कि हम जब ये 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं या इसके और डिटेल में जाने की बात करते हैं, तो बहुत बार लोगों को लगता है जो ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग के बारे में नहीं जानते या जो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात है या इट इज़ अ रॉकेट साइंस। बट ऐसा है नहीं, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। क्योंकि यदि हम इंडिया की बात करें तो हम एंसेंट इंडिया के टाइम से ही काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते ही आ रहे थे। तो आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ वेंटिलेशन टेक्निक्स एंड वाटर स्टोरेज टेक्निक्स। तो ये है वेंटिलेशन टेक्निक के लिए, ये ताजमहल की पिक्चर है। तो कभी मैंने वहाँ विजिट किया था, तो मैंने क्लिक किया था। तो खैर तब मुझे पता नहीं था कि मैं इसे कभी स्लाइड शो में इस तरह से लगाऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से वेंटिलेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है जाली लगाकर। और फिर ये है राजस्थान का फोर्ट है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जाली लगाया गया है डे लाइट और वेंटिलेशन के लिए। अगेन सम फोटोग्राफ्स कि पहले भी लोग किस तरह से जाली लगा के, विंडो लगा के वेंटिलेशन और डे लाइट के लिए इसे यूज़ करते थे। Now in modern India, we are having so many equipments, efficient equipments for ventilation. We use exhaust fan, we use this type of jali, or sometimes we incorporate ventilation techniques in our interior also. एंशिएंट इंडिया में हम देखते ही थे कि पहले बहुत सारे तालाब होते थे, अभी भी दिखते हैं हमें आसपास तालाब, लेकिन अब काफ़ी कम हो गए हैं। और यदि मैं रायपुर की बात करूं, क्योंकि मैं बचपन से रायपुर में ही रही हूँ, तो यहाँ पे पहले बताते हैं कि 100 से भी ज़्यादा तालाब रायपुर शहर में, लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 तालाब यहाँ पे हैं। वो जो वाटर बॉडी थी वो डेवलपमेंट के नाम पे अब सब खत्म होते जा रही है, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है। तो पहले भी बावड़ियाँ होती थी, पॉन्ड्स होते थे, कुएं होते थे, तो ये सारी चीज़ें होती थी। और अभी हम यदि देखें मॉडर्न इंडिया में, वी आर हैविंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ओवरहेड टैंक्स एक्सेट्रा। तो ये सब मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हम एंशिएंट इंडिया से यूज़ कर ही रहे थे, बट अभी हमने इसको अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, अभी के जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अभी जो वेदर का सिनेरियो चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसे इम्प्रोवाइज कर दिया है। Now I will show you some clothing patterns, traditional clothing patterns. Now this is a picture. So यदि मैं अब आपसे पूछूं कि ये कहाँ के लोग हैं, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये राजस्थान के लोग हैं। अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कैसे पहचाना, तो आपने इनकी पगड़ी देख के पहचाना। तो अब यदि अगला प्रश्न आता है कि इन्होंने पगड़ी क्यों लगाई हुई है, टर्बन जो इन्होंने लगाया हुआ है ये क्यों लगाया हुआ है, तो वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे पार्ट में बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन होता है। हॉट क्लाइमेट में वो आता है राजस्थान, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड सोलर रेडिएशन होता है, तो वो डायरेक्टली इनके सिर पे आता है। तो अपने सिर को बचाने के लिए इन्होंने टर्बन लगाया हुआ है और उसे कवर किया हुआ है। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि बहुत सारे लोगों की जो पगड़ी होती है यहाँ पे, ये रंग बिरंगी होती है, कलरफुल होती है।
तो वो ऐसी क्यों होती है? तो आई थिंक ये है क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे एरिया में सैंड होता है, डेजर्ट होता है, तो दूर दूर तक सैंड सैंड दिखाई पड़ता है, हरियाली दिखती ही नहीं है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, नहीं तो खुश होते हैं। वो लाइफ में अपने कलर्स लाने के लिए आई थिंक ये रंग बिरंगे कलरफुल टर्बन यहाँ पे ये लगाते हैं। अनदर फोटोग्राफ, इसमें भी यदि आप देखेंगे तो आप जान ही सकते हैं दिस पर्सन इज फ्रॉम इंडिया। इनको भी हमने कैसे पहचाना, इनका गेटअप के पहचाना। और इन्होंने ये गेटअप क्यों लिया हुआ है? क्योंकि वहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बहुत हाई सोलर रेडिएशन है, तो इन्हें पूरी बॉडी कवर की हुई है, सिर भी कवर किया हुआ है, कान कवर किए हुए हैं, ताकि जो गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। फुल स्लीव्स पहना हुआ है, हाई नेक पहना हुआ है इन्होंने, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि ये हीट स्ट्रोक से, सनबर्न से खुद को बचा सकें। अनदर फोटोग्राफ, सम एस्किमोस, तो इन्होंने भी अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग गेटअप लिया हुआ है। लेडी मे बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे भी क्योंकि ठंड हो जाती है यहाँ पे, तो इन्होंने भी हाई नेक पहना हुआ है, फुल स्लीव्स पहना हुआ है, ताकि इनकी बॉडी कवर्ड रहे। और इन्होंने अपने सिर को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है कैप लगा के। और मे बी इवनिंग में जब ठंडी हवा चले, कूल ब्रीज आए, तो फिर ये फ्लैप नीचे करके अपने कान को कवर कर सकती हैं। तो अब ये थे कुछ क्लोथिंग पैटर्न। तो हमने यहाँ पे देखा कि लोग जो क्लोथिंग लेते हैं वो भी अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ के क्लोथिंग पैटर्न चलते हैं, तो हमने इजीली कर सकते हैं कि ये कहाँ के लोग हैं। अब यदि मैं अगली फोटोग्राफ दिखाऊं कि ये कहाँ के लोग हैं, तो इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं कि ये दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, कोलकाता के हैं, रायपुर के हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। अगली फोटोग्राफ दिखाऊं तो ये भी कहीं भी हो सकते हैं। तो अब सा ये क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि अब हमारे जो क्लोथिंग पैटर्न जो चले आ रहा था, वहाँ पे काफी ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया। तो ऐसा है नहीं कि मैं वेस्टर्न कपड़ों की मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, उनकी बुराई कर रही हूँ। एक्चुअली आई लाइक वेस्टर्न क्लोथिंग्स, और अभी भी मैंने ट्राउजर पहना हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं ये बात रखना चाह रही हूँ कि यदि ये क्लोथिंग पैटर्न है, यदि ये हमारी पर्सनल चॉइस हो, हमारे कपड़ों तक ही हो, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है, इससे किसी को कोई परेशानी होती नहीं है। लेकिन जब यही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारी बिल्डिंग्स में आ जाता है, तो इट क्रिएट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। वो ग्लास वर्क्स इन आवर बिल्डिंग्स। तो अब यदि मैं इस फोटो को देख के आपसे पूछूं कि ये कहाँ की बिल्डिंग है, तो ये आगे आप कहीं भी बोल सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, रायपुर, बैंगलोर, इवन इन सिंगापुर, कहीं की भी ये बिल्डिंग हो सकती है। तो ऐसी बिल्डिंग्स हमको हर देखने को मिलती ही है। तो ऐसी बिल्डिंग बनाना गलत है, लेकिन हमारे क्लाइमेट के लिए, क्योंकि इंडिया इज इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और यहाँ पे हमको मोस्ट ऑफ द टाइम, एक साल में मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया में हमको कूलिंग की जरूरत होती है, यानी कि हमको बिल्डिंग से हीट रिमूव करने की जरूरत होती है। और यदि हम इतना सारा ग्लास वर्क लगाएंगे तो वहाँ पे हीट ट्रैप हो जाएगी, तो इसलिए ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो अब इसमें हीट ट्रैप कैसे होती है? तो जो सोलर रेडिएशन आता है सन से, जो सोलर रेडिएशन आता है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। और जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. You're audible, हेलो, ma'am. या, Yes, ma'am. ओके, You're audible. ओके, थैंक यू। सो जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन बिल्डिंग के अंदर आता है, और फिर यहाँ पे जो बिल्डिंग के अंदर की जो सरफेसेस होती हैं, फर्नीचर्स होते हैं, वॉल्स होती हैं, इनसे ये टकराता है, वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है इसका कुछ पार्ट, और फिर ये री रेडिएट होता है। जो री रेडिएट पार्ट ऑफ जो सोलर रेडिएशन होता है, पहले शॉर्ट वेव आ रहा था सन से, वो अब री रेडिएटेड वाला लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो चुका होता है। एंड दैट ग्लास इज ओपेक फॉर दिस लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसका क्या मतलब है कि अब वो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो अब बाहर नहीं जा पाएगा, और अब वो बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो गया। मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कितनी सारी हीट है वो उस बिल्डिंग में ट्रैप हो गई। तो हम देखते हैं हमारी कार में हम बहुत अच्छे से एग्जांपल देख पाते हैं कि जब भी हम थोड़ा सा गर्मी में कार को खड़ा करके जाए, थोड़ी देर में इतना ज़्यादा हीटअप हो चुका होता है। तो वैसी सेम सिचुएशन बिल्डिंग में होती है कि बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे जनरेट हो चुकी होती है, और फिर इसको रिमूव करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कूलिंग लोड लगता है। तो इंडिया के लिए ये सिचुएशन बहुत हार्मफुल है, बहुत सारे पार्ट में इंडिया के लिए। तो क्या फिर बहुत सारे ग्लास वर्क वाली बिल्डिंग जो है, क्या वो सुंदर नहीं लगती? सुंदर नहीं लगती
सकती तो बिल्कुल लग सकती है। तो हम ये है फर्स्ट 5-स्टार टेरिका रेटेड बिल्डिंग है आई कानपुर में। आपने शायद कई हो कि इस बिल्डिंग के बारे में पता भी होगा। तो बिल्डिंग में आप देख सकते हैं मिनिमम डोज का यूज करके ब्यूटीफुली से डिजाइन किया गया है। और इसके साथ इसमें हम देख सकते हैं जैसे हमने किया हुआ है कि जो सबसे ज्यादा सॉरी तो जो सबसे सोलर रेडिएशन वो हमें टॉप रूम में आता है, वहाँ पे बहुत गर्म होता है। टॉप जो हमारा ऊपर की फ्लोर्स रहती है वो काफी गर्म होती है, क्यों होती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन अंदर आता है, सबसे ज्यादा हीट टॉप रूम से ही आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे परगोला बनाया हुआ है इन्होंने, और उस परगोला के ऊपर भी जो बहुत सारा सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको, जो डिसएडवांटेज था हमारा उसको एडवांटेज में इन्होंने कन्वर्ट किया है। यहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल लगा दिए हैं, तो वो जो हीट आ रही थी, सोलर रेडिएशन आ रहा था, अब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे को यूज किया हुआ है। चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो एग्जिस्टिंग ट्रीज थे उसे बहुत कम कट किया है। इवन बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग ट्रीज है इसको इन्होंने अपने बिल्डिंग के डिजाइन में प्लान बनाया है उसमें ही इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो एक ये बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अगेन फोर्टिस हॉस्पिटल है, 2-स्टार गृह रेटेड बिल्डिंग। इसमें भी आप देख सकते हैं मिनिमम ग्लास का यूज करके इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। तो हम बिना ग्लास की या कम बिना ग्लास की तो नहीं, लेकिन काफी कम ग्लास का यूज करके हम बिल्डिंग बना सकते हैं। ये बात मैं रखना चाह रही हूँ। अनदर रॉन्ग प्रैक्टिस इन बिल्डिंग सेक्टर इज नो वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमने वेस्टर्न कंट्रीज का ग्लास यूज करना सीख लिया अपने बिल्डिंग्स में, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट में अभी भी हम थोड़ा पीछे ही हैं। तो ये जो सिनेरियो है, ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये इंडिया में बहुत सारी सिटीज में हमको देखने को मिल ही जाता है। तो जबकि इसे ठीक किया जा सकता है कि हम प्राइमरी लेवल पे ही वेस्ट को सेग्रीगेट करके अलग अलग बिन्स में डालें और फिर उसे रिसाइकल के लिए या डिस्पोज करने के लिए हम उसे दें। Another wrong practice building sector is use of red brick. तो रेड ब्रिक है ये कि किससे बनता है? रेड ब्रिक बनता है सॉइल से। और सॉइल कैसे बनती है? सॉइल बनती है अर्थ में 300, 400, 500 सालों में बनती है। सैकड़ों सालों लगते हैं इस सॉइल को बनने में, और यदि ये फर्टाइल सॉइल हो तब तो और ज्यादा टाइम लगता है, 1000, 2000, इवन 3000 साल भी लग जाते हैं सॉइल बनने में। और इस सॉइल को हम इजिली निकाल के यूज कर लेते हैं रेड ब्रिक बनाने में। तो ये ऑब्वियसली ये काफी हार्मफुल है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। और शायद आप लोगों ने यदि ईंटे की भट्टी देखी हो जहाँ पे ईंटा बनता है, और यदि उस नदी के किनारे में बन रहा हो, तो आपने वहाँ पे शायद देखा भी होगा कि जो नदी का जो नेचुरल फ्लो है उसको किस तरह से लोगों ने डैमेज कर दिया। वहाँ के किनारे किनारे की मिट्टी निकाल निकाल के उसका वो डायरेक्टली उसका ब्रिक बना लेते हैं, और फिर वो उसका नेचुरल फ्लो को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। तो ये रेड ब्रिक का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो हम नेचुरल रिसोर्सेज पे ये होता है। तो जबकि यदि फ्लाई एश ब्रिक जो आप अगली फोटोग्राफ में देख ही रहे हैं, तो यदि अवेलेबल हो तो फ्लाई एश ब्रिक हम उसके ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लाई एश मिलता ही है, तो यहाँ पे इजिली फ्लाई एश ब्रिक मिल जाता है, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग रेड ब्रिक हियर। तो अभी ये चल ही रहा है, बहुत सारे लोगों ने फ्लाई एश यूज करना शुरू कर दिया है, बट अभी भी कई लोगों को ऐसा मिथ है कि रेड ब्रिक ही काफी अच्छा होता है, और उसके बहुत सारे जो मिथ हैं वो सब लोग लगाते ही रहते हैं। तो थोड़ी अवेयरनेस की तो प्रॉब्लम है लोगों में। तो ये अगला टेबल मैंने दिखाया है, मैंने गूगल से लिया है। तो ये है रेड ब्रिक वर्सेस फ्लाई एश। तो इसमें आप देख सकते हैं यदि फ्लाई एश ब्रिक को अच्छे से बनाया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक के तुलना काफ़ी अच्छी होती है। इसका ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसको 6 सरफेस होते हैं, प्लेन सरफेस होते हैं, ऊपर कवर्स नहीं होते, तो ये काफ़ी मात्रा मॉडर्न हो जाता है। प्लास्टर हम सेव कर सकते हैं, तो इसमें ये होती है। और ड्यूरिंग लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें काफ़ी कम वेस्ट क्रिएट होता है क्योंकि टूट फूट इसमें कम होती है। एंड ऑब्वियसली हमने जैसे देखा हुआ है कि ब्रिक है वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी हार्मफुल है।
और क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो उसको हम वो एक्चुअली रिसाइकल्ड प्रोडक्ट है, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये चीप रेट में भी मिल जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी मिल जाता है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये कई साइजेस में अवेलेबल है, इवन ये बहुत बड़े बड़े लार्ज ब्लॉक्स के भी इसके अवेलेबल हैं। तो जब हम बड़ी बाउंड्री वॉल्स वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा वो हमारा सेव हो जाता है, मैन पावर सेव होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस हम बिल्डिंग सेट पे करते हैं, इसको यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। So now I will show you some wrong practices in city planning कि हम सिटी प्लानिंग में क्या क्या wrong practices हो जाती हैं। तो इसलिए show some of color। ये चंडीगढ़ 10 की पिक है, ये जो गूगल ने 2010 में ली थी ये फोटो। तो ये चंडीगढ़ है, हम सभी पता है, वेल फ्लैट है, यू कैन सी हियर ग्रिड वर्क है, ग्रिड पैटर्न में बनी हुई है, प्रॉपर रोड नेटवर्क है, प्रॉपर ग्रीनरी है। ये है चंडीगढ़ 2010 एंड नाउ दिस रायपुर इन 2003। तो ये रायपुर का एक एरिया है, शांति विहार कॉलोनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ग्रिड पैटर्न नहीं, रोड कुछ भी है, कहीं भी है, और ग्रीनरी बहुत मिनिमम ग्रीनरी। तो ये है 2003, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सेम प्लेस इन 2010, मतलब जो था वो हमने क्या कर डाला, कंक्रीट जंगल बना डाला। ये था 2003 में, सेम प्लेस इन 2000। हेलो Hello. हेलो। Yeah, ma'am. I think your presentation. You have stopped sharing or something has happened. We cannot see the presentation right You are not, अच्छा, is it not visible? now. No, no, ma'am. Okay, just a second. Yes. Just a second. Hello. Hello. Yeah. Now is it visible? No, I'm still not coming. Just a second. Again, I'm sharing my screen. Yes. Now it is coming. Now. Yes. Yes. Now it is visible, ma'am. So ये तो लिखा होगा आपको, चंडीगढ़ देखा आपने। तो now this is Raipur 2003 and this is Raipur in 2010. So this is Chandigarh 2010, Raipur in 2003, then Raipur in 2010. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सिनेरियो ये बना हुआ है, तो हम आसपास से कहीं से लर्निंग भी नहीं ले रहे कि यदि किसी ने कहीं पे कुछ अच्छा हुआ है लाइक हियर, तो हमारी वहाँ से वो भी नहीं सीख पा रहे और हम प्लानिंग लेवल पे भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो खैर चंडीगढ़ तो रायपुर से काफ़ी दूर है, लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, बट रायपुर के नियर बाय सिटी है भिलाई, 30 किलोमीटर दूर है। भिलाई स्टील प्लांट आपने सुना होगा, इट इज वेरी एंड सिटी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी कोई नहीं है, तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी बना रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। तो यहाँ ये सब दिखाने का मेरा पर्पज ये है कि हम भी करें, यदि मैं शूटिंग बना रही हूँ या बिल्डिंग बना है या फिर हम अपना हाईवेज बना रहे हैं, कैंपस बना रहे हैं, लार्ज कैंपस बना रहे हैं, या फिर हम सिटी प्लान बना रहे हैं, एट इनिशियल स्टेज वी हैव टू डिजाइन प्रॉपरली। तो हमको वहाँ पे प्लानिंग स्टेज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं।
तो ये दिखाने का भी पर्पस मेरा यही था कि हम कुछ भी करें, वी हैव टू प्लान। जैसे मैं उसे प्रश्न होता है कि केवल मेरे करने से क्या होगा, सिर्फ मेरी बिल्डिंग तो छोटी सी है, यदि मैंने कर दिया तो क्या होगा। तो यदि नेचुरल रिसोर्स को हम कर रहे हैं या फिर उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, का इम्पैक्ट तो आ ही है, क्योंकि we all are intact, we all are undivided। ये जा रहा है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है, ये केवल हमारी जगह, मेरे शहर, मेरा घर या मेरे देश तक ही नहीं है, ये हर जगह है। ये जो लाइन्स बनी हुई है कि बाहर नहीं बना है, हमने ह्यूमन बीइंग ने बना है। ऐसे देखो देखिए, तो यदि हम यहाँ कुछ नुकसान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, का इम्पैक्ट तो हो जाएगा, आज नहीं लेकिन तो आएगा, बिकॉज ऑल आर इम्पैक्ट। तो कितनी तेजी से है, हम देख रहे हैं, जैसे हम हम देख ही रहे हैं, ऑल आर अनडिवाइडेड, वी ऑल आर दैट। तो अभी हम देखिए निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, वाटर निकालते जा रहे हैं, और फिर हम ये देख रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा है कि वाटर और नहीं आ रहा है। तो हम जो थे, तो हमारे बने हुए थे, ये सबको हमें नाम सबको बंद कर, अर्बनाइजेशन कर करके डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब बंद किया। हम पानी अंदर से निकालते जा रहे हैं, ऑयल अंदर से निकाल रहे हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल निकालते जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम अर्थ को खोखला करते जा रहे हैं। खोखला कर रहे हैं इन द सेंस, अब क्या हुआ, ये सारे जो बने थे, ये अर्थ को बैलेंस करने के लिए बने थे। अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये सारा अर्थ को बैलेंस करने के लिए बना हुआ था, और हम उसे एक्सकेवेट कर करके निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। तो कुछ तो हमारा डेवलपमेंट नाम से हम बड़े वो इंडियन वो निकलता है। तो इससे ये भी काफी हार्मफुल सिचुएशन है कि जा रहे हैं। और फिर यदि हम देखें कि यदि मैं बोलूँ कि मैंने ईरान से या कहीं से मैंने ऑयल निकाला, पेट्रोल डाला, और उसका यूएसए पे इफेक्ट नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा। आज नहीं हो रहा, लेकिन कल तो होगा। अभी बहुत सारे कंट्रीज ऐसा सोचते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को ना दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज करें, लेकिन कब तक कर पाएंगे। इफेक्ट तो वहां पे भी आएगा, क्योंकि अर्थ तो एक है, ऑल आर एक है। तो ये सिनेरियो तो देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो फील्ड है वो काफी कमजोर होता जा रहा है, और जो काफी बदलाव आते जा रहे हैं। और यहाँ की जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसमें भी काफी सारे आते जा रहे हैं, क्योंकि ये उसको बैलेंस के लिए था, जो कि हम उसका डिस्टर्ब करते रहे हैं। बस मैं लास्ट एंड देती हूँ कि चुंबकीय शक्ति से ही हम अक्ष से, यानी स्पेस से अलावा तो उस से जो निकाल रहे हैं, कोयला इतना सारा हमने निकाल लिया, तो अब हम उससे कैसे बचे रह पाएंगे। तो अभी ओजोन होल भी जो हम इतने साल से देख रहे हैं, ओजोन होल हो गया, ये सब का कारण क्या है, यही सब है कारण कि हम उसका मैग्नेटिक फील्ड है, पोल साउथ पोल है, ये सभी हम I think Ma'am, there is a network issue. Let us wait. Is it coming? You got disconnected actually. So again, the screen sharing has stopped. Now it is coming. Now it is coming. Okay. How many building case study?
में 4 स्टेजेस तो है डिजाइन, जैसा कि मैं बताया यानी डिजाइन लेवल पे ही प्लान करने से लेके ऑपरेशन मेंटेनेंस सबको इनिशियल लेवल पे ही हम प्लान कर लें। उसके बाद वी हैव कंस्ट्रक्शन देन ऑपरेशन मेंटेनेंस, तो ये 4 स्टेज की बिल्डिंग। नाउ केस ये एक प्लस है, and I was working with new share this. Hello. 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 Yes. I think some network issue is going on. Internet is not. I don't know why. Can you share the PPT with us? Then someone else can. I can share it. Okay. Now it's visible. You can continue. Okay. अगर बाद में दिक्कत आए तो I will share you. हाँ हाँ. Okay. Okay मैम. Okay. तो जब बिल्डिंग हमारे पास आई तो इसमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट लगाया, तो इस तरह के हमने क्या इम्प्रूवमेंट्स लगाए। तो सबसे पहले हमने उसका ओरिएंटेशन चेक किया, तो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिकम्पोजिट क्लाइमेट में आया तो हमने वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसका ओरिएंटेशन चेक किया, सोलर पाथ एनालिसिस, सन पाथ एनालिसिस, सारा कुछ करने के बाद में हमने आइडियल ओरिएंटेशन में बिल्डिंग को ओरिएंट किया। देन वी हैव डिजाइन बिल्डिंग अगेन विद द सन एनालिसिस, जितने भी ओपनिंग्स थे और विंडोज थे वहाँ पे हमने शेडिंग डिजाइन किया। एंड देन WR मींस विंडो वॉल टू विंडो, तो डिजाइन अभी क्या है, बहुत से हमने बना तो एयर बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन आएगा और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हीट अंदर आएगी, तो फिर हमें कूलिंग लोड बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और बनाती हमारे रेटिंग का है, तो वी डिजाइन केयरफुली डिजाइन। Hello. Okay. I think we will not get that problem again. Hello. Hello. Yes, ma'am. Can you now? Is it visible? Hello. Hello. Yes, ma'am. You're actually not audible properly. Your voice is getting broken. Hello. Hello. Ma'am, you're not clearly Hello. audible. Is it audible? I don't know why this thing no. Ma'am, I've shared the email ID in the chat box. Can you share the presentation with me? I can play it from my side. Yes, yes.
And what voice clear or not? My voice is Hello? breaking actually. Yeah, now it is clear. Now it is clear. Okay. Share. Ma'am, did you get my email ID? Yes, Okay. I am on my email ID. But this presentation is 2 MB, 30 MB. It will take time. My voice is okay? Yes, voice is Hello? better than before, ma'am. Okay, so we can try once. Okay, sure, ma'am. Okay. Okay, now we start with ECBC glazing. ECBC is Energy Conservation Building Code. ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में बहुत सारे नॉर्म्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के लिए. तो इसमें ग्लेजिंग के लिए भी रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं. एसएचजीसी कितना होना चाहिए, यू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, विजुअल लाइट्स कितनी होनी चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दैट रिकमेंडेशन हमने ग्लेजिंग चूज किया. देन ईसीबीसी रूफ में ईसीबीसी के अकॉर्डिंग रूफ कैसा होना चाहिए, अलग अलग क्लाइमेट के लिए उसमें रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं. तो वो हमने अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो चूज कर लिया. और फिर रिफ्लेक्टिव कोटिंग एक कोटिंग होती है जो कि हम एक्सटर्नल सर्फेसेस पे लगाते हैं, वॉल पे या रूफ पे. तो इससे जो सोलर रेडिएशन आता है इसका काफी सारा पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और बिल्डिंग पे काफी कम पार्ट आता है. तो इससे काफी सारी हीट जो बिल्डिंग में आनी होती है वो काफी कम हो जाती है. Then we came to ECBC Hello, wall. ma'am. तो Sorry, इसमें ma'am. भी हम Hello. hello. Yeah, ma'am. Actually, the presentation is not visible. Okay. What shall I do? Here internet connection, it is showing full connection, all 4 lines. I don't know why it is coming like that. Presentation is visible now, ma'am. Okay. Okay, let's start. देखते हैं आगे क्या होता है. देन ECBC वॉल और फिर उसके बाद LPD यानी लाइटिंग पावर डेंसिटी. तो लाइटिंग पावर डेंसिटी में वी डिजाइन आर्टिफिशियल लाइटिंग, जो बिल्डिंग के अंदर वो डिजाइन करते हैं. तो इसमें ऑब्वियसली एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम हम डिजाइन करते हैं. उसमें वो ओवर डिजाइन भी ना हो और अंडर हो जाए, ये ध्यान रखते हैं. एंड साथ ही साथ आर्टिफिशियल लाइट के साथ साथ डे लाइट को भी इनकॉर्पोरेट हमने किया. और फिर चिलर में हमने इम्प्रूवमेंट किया. डीपीटी और अगेन इट इज नॉट विजिबल. हेलो, इज विजिबल और हेलो. हेलो, हेलो. It is visible. Okay, thanks. So then we did some improvement in chiller. और फिर जब ये बिल्डिंग हमें मिली थी, इसका एट दैट टाइम जब बिल्डिंग मिली थी तो उस टाइम पे इसका जो कंडीशनिंग बोर्ड था
होता है 113 ऑफ रेफ्रिजरेशन। और फिर ये जो 9 इम्प्रूवमेंट्स हमने लगाए तो फिर ये रिड्यूस डाउन होके हो गया 49 PR। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोर देन 50% जो कूलिंग लोड है केवल हमने डिजाइन स्टेज पे ही उसे कम कर दिया। तो ये एक पार्ट था डिजाइन स्टेज का, उसमें भी केवल एनर्जी वाला पार्ट जो मैंने आपको दिखाया कि केवल एफिशिएंट एंड और सिमुलेशन का या मैनिपुलेशन और हम। तो ये केस स्टडी था जो डिजाइन स्टेज का था। I will show you one study implement के स्टेज पे हम में कैसे डील करें। तो ये एक और एग्जाम पर्यावरण का। पर्यावरण रायपुर जो स्टेट वन का 2000 में तो एक डेवलप की नाम पर्यावरण है। and Environmental Conservation Board and Second House Board. तो जब हमने बिल्डिंग स्टार्ट करी हमने इससे पहले इसकी फर्टिलिटी एंड इट वाज फर्टाइल। तो फिर हमने इसको इसका टॉप ऑफ 150 mm ने एक्सेप्ट किया और फिर हमने इसको प्रोटेक्ट किया। आप देख सकते हैं वेटिंग करके इसको हमने प्रोटेक्ट किया और फिर इस पे हमने वेजिटेशन करके इसको प्रिजर्व किया तो ताकि इसका सॉइल इरोजन ना हो। तो इस तरह से यहाँ का टॉयल रखा और रिजर्व और लैंडिंग के लिए यूज किया। जब लैंड के टाइम यहाँ पे रोटेशन किया था लगता हुआ था। ये आप देख सकते हैं लेबर कैंप तो वेंटिलेटेड थे, सारे लेबर कैंप डेली थे और आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस भी हैं और सारे किया था कि वो अपने सारे वेस्ट को डस्टबिन में ही डालें। लेबर कैंप में क्लीन एंड हाइजीनिक ड्रिंकिंग फैसिलिटीज दी गई थी। यू कैन शो हियर। साइट पे भी प्रॉपर क्लीन एंड हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कि वो अंदर जाके वो पानी लेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, तो इसलिए वो उनको हेल्प करती थी इस तरीके से। साइड में इस तरह से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी यहाँ पे दी गई थी। नीचे और आप में आप ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सकते हैं लिखा हुआ है बच्चे और डेटा हुआ है यहाँ होती थी। ये देख के ये समझ आता था कि सुपरवाइजर है या इंचार्ज वहाँ का जो क्लीनिंग को है उससे समझ में आता है कि इसकी क्लीनिंग हुई या नहीं है। तो ये सारा चेक यहाँ पर गया था। फीमेल लेबर के लिए अलग से सेपरेट टॉयलेट्स रखे गए और वहाँ पे थी। जब भी कंस्ट्रक्शन होता है ऑब्वियसली जो साइड एटमॉस्फेयर होता है वहाँ काफी एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो उसे ओवरकम करने के लिए साइड के चारों तरफ हीटर की गई थी। तो यहाँ पे की गई है और सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है क्योंकि वहाँ पे विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जो साइड एरिया है काफी ज्यादा विंड है तो उन्होंने हुआ है बीच में होल हुआ है ताकि वो एयर जो है वो वहाँ पास हो जाए और ये गिरे। तो इस वजह को भी ध्यान में यहाँ पे रखा है। साइड का होता है इसे कंट्रोल करने के कुछ यहाँ पे टाइम निकल जाता था और फिर जब यूज हो इस
एग्रीगेट को कवर के रखते हैं। भी सिस्टम बना दिया सिस्टम आपको पता है कि इससे वॉश हो जाते हैं वहाँ पॉल्यूट नहीं है तो इस तरह से को काफी सारा रोकते हैं। यहाँ एंटीबी सिस्टम बनाया था। ये होता था कि जब व्हील्स यदि गीले हो जाते हैं पानी में जाने के बाद गीले हो जाते हैं तो फिर जो अंदर में गाड़ी के चलते जो एयर पोल्यूशन होता था जो डस्ट काफी सेटल डाउन हो जाएगी। जितने एक्शन मटेरियल है उसे हम प्रॉपर वहाँ पे थे। यहाँ पे हम इसलिए I used to help contract implementing plans. फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टील स्टॉक यार्ड डाल सकते हैं अभी हमने हुआ है। Ma'am, PPT again is not visible. Again, it is not visible. No, ma'am. Your voice is also breaking actually. There is some. I don't know why it's coming. Can you share once again, ma'am? The screen. I'm saying that she's checking. I request the audience to kindly bear with us. These kind of issues are not really in our hands.
तो वहाँ पे डेट ऑफ कास्टिंग लिख दी जाती है। और जो क्यूरिंग करते हैं वो जनरली ऐसा होता है कि जो साइट के स्किल्ड लेबर होते हैं वही क्यूरिंग करते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि कितने दिन क्यूरिंग करनी होती है। तो कई बार तो मैंने कुछ साइट पे भी देखा हुआ है कि वो 1-1.5 महीने तक भी क्यूरिंग करते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा वो पानी वेस्ट वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम किया गया था कि जब भी जितने भी दिन का क्यूरिंग पीरियड होता था, 7 दिन, 10 दिन या 14 दिन जो भी था, तो उस समय वो सुपरवाइजर होता था वो रेड कलर से क्रॉस मार्क लगा देता था, जैसा आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। तो इससे जो क्यूरिंग करने वाले पर्सन को पता चल जाता था कि अब यहाँ पे क्यूरिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से काफ़ी सारा पानी हम यहाँ पे बचा सकते हैं। सेफ्टी ऑफ लेबर एक बहुत बड़ा इशू है और एक बहुत बड़ा मैटर भी है, तो यहाँ पे भी सेफ्टी का काफ़ी ख्याल रखा गया था। सारे लेबर्स को हेलमेट, सेफ्टी शूज दिए गए थे और जो हाइट पे काम करने वाले लेबर को सेफ्टी हार्नेस पहनना कंपलसरी किया गया था। फॉलिंग हजार्ड्स को मिनिमाइज करने के लिए हर जगह हाइट पे सेटिंग्स भी लगाए गए थे। और क्योंकि अभी भी जो ग्रीन बिल्डिंग का इम्प्लीमेंटेशन, ग्रीन बिल्डिंग के अवेयरनेस थोड़ी तो कम है, इवन साइट लेवल पे काफ़ी कम है, तो यहाँ पे लेबर्स को ट्रेन किया जाता था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ नेशनल सेफ्टी डे मना रहे हैं और लेबर को ट्रेनिंग दी जा रही है। साइट पे काफ़ी सारी जगहों पे साइनेजेस लगाए गए थे ताकि सारे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सभी अवेयर रहें। और यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी हुई थी ताकि जो पढ़ नहीं पाते वो भी इसको देख के समझ पाए कि और वो अवेयरनेस यहाँ पे होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो मैंने बताया है कि रायपुर में मदर टंग हिंदी है, तो वो हिंदी में लिखा हुआ है ताकि सभी इसे पढ़ पाए। क्रच, ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट था जो साइट पे बना हुआ था। तो यहाँ पे क्रच बनाया गया था और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक सिनेरियो है कि हस्बैंड वाइफ दोनों साइट पे जाते हैं और फिर जो कन्वेंशनल बिल्डिंग होती है वहाँ तो आप कोई बच्चों को देखने वाला नहीं होता, तो अपने बच्चे भी साइट पे लेके चले जाते हैं, तो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है बच्चों के लिए। और फिर एनबीसी में जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें भी है कि 14 साल से कम बच्चे साइट पे अलाउ ही नहीं है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो ये तो वैसे भी है ही नहीं अलाउ। तो यहाँ पे इन्होंने क्रैच बनाया हुआ था, तो जो लेबर अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते थे, तो इससे भी वो काफ़ी सुकून से काफ़ी अच्छे से काम कर पाते थे, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रूम्स बने हुए हैं, तो एक रूम में इन्होंने कुछ गद्दे वगैरह डाले हुए थे, तो जिनको सोना होता था, छोटे बच्चे होते थे, वहाँ पे सो भी जाते थे। और दूसरा रूम है, यहाँ पे एक लोकल लेडी को इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था जो कि इन्हें पढ़ाती थी। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे किया हुआ था। ये वहाँ पे उनके लिए प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते थे, उन्हें कुछ कुछ ट्रेनिंग भी देते थे, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। तो इस तरह से ये एक कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया। नाउ वी कम टू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। So briefly I will talk about green building rating system. So majorly rating system जो इंडिया में है वो है ग्रेहा, IGBC, LEED, DE, EDGE और GEM। तो यार क्योंकि मैं ग्रेहा पेट्रोन भी हूँ, ग्रेहा सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ, ग्रेहा पे मैंने काफ़ी काम भी किया है। ग्रेहा एक नेशनल रेटिंग सिस्टम है, सो काफ़ी मिलते जुलते हैं सारे रेटिंग सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ें सभी में सेम है। सो वी विल टॉक अबाउट हियर we will talk about GREHA. So what is GREHA? GREHA का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. It is a tool to facilitate design, construction, operation of green building and in turn measure greenness of a building in India. तो इनिशियली ग्रेहा टेरी में डेवलप किया गया था और लेटर वाज एंडोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो बिल्डिंग से रिलेटेड लगभग जितने भी क्राइटेरिया फील्ड्स हैं उसको इसमें इंकॉर्पोरेट किया गया है। कुछ एग्जांपल्स मैंने सबसे लास्ट वाले पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं, जैसे कि साइट सिलेक्शन एंड साइट प्लानिंग, कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्डिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस लाइक दैट। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं इसको 31 क्राइटेरिया में इन्होंने समअप किया हुआ है ग्रेहा में, और इस 31 क्राइटेरिया के 100 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ग्रेहा एक, जैसे मैंने बताया कि सेट ऑफ 31 क्राइटेरिया है, इस 31 क्राइटेरिया के 100 पॉइंट्स में इसको बांटा गया है 31 क्राइटेरिया को। तो अब उस क्राइटेरिया में हम किस किस पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी साइट पे, उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग को स्टार रेटिंग मिलती है। तो फॉर एग्जांपल यदि हमने 25 से 40 पॉइंट गेन किए हमने, यानी कि हमारी बिल्डिंग ने, तो बिल्डिंग को 1 स्टार मिलेगा।
यदि 41 से 55 पॉइंट स्कोर किए तो 2 स्टार मिलेगा। इसी तरह से यदि 86 या उससे ज़्यादा पॉइंट यदि स्कोर होते हैं तो 5 स्टार की रेटिंग बिल्डिंग को मिलती है। ये वेटेज दिया गया हुआ है बेस्ड ऑन आवर नेशनल प्रायोरिटीज़। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जो क्राइटेरियाज हैं तो उसकी क्या क्या वेटेज है ये यहाँ पे दिया है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 20% है वो एनर्जी को दिया गया है, उसके बाद है 17% वाटर को, फिर है 14% है सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल और फिर 12% है ऑक्यूपेंट कंफर्ट एंड वेलबींग। तो इस तरह से ये जो प्रायोरिटीज़ हैं वेटेज हैं वो सारे फील्ड में दिए गए हैं। नाउ वी कम टू रेटिंग प्रोसेस कि गृह का रेटिंग प्रोसेस क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है जो गृह काउंसिल के साथ में करना पड़ता है। बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन होता है तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद ओरिएंटेशन वर्कशॉप होती है। तो ओरिएंटेशन वर्कशॉप में गृह के प्रोफेशनल्स जो हैं गृह ऑफिशियल्स वो आते हैं और फिर इसमें जो बिल्डिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं इंक्लूडिंग क्लाइंट, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट और जितने भी कंसल्टेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर, सभी लोग इसमें होते हैं। और इसमें फिर जो गृह ऑफिशियल्स होते हैं वो गृह के सारे 31 क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करते हैं, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये बताते हैं। और फिर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का भी असेसमेंट होता है कि उस बिल्डिंग में कितने पॉइंट्स अचीव किए जा सकते हैं, तो वो बिल्डिंग कितने स्टार रेटिंग को टारगेट करके बनने वाली होती है ये इंश्योर किया जाता है इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में। और फिर उसके बाद आ जाता है जब पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है और जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है और जब सिविल कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो फिर गृह ऑफिशियल साइट विजिट करते हैं। ये इनकी फर्स्ट साइट विजिट होती है। तो ये एक तरह का चेक भी होता है और मॉनिटरिंग होता है कि हम किस तरह से गृह को कंप्लाई कर रहे हैं। और फिर यदि इनके यहाँ पे फिर कुछ सजेशंस भी आते हैं गृह ऑफिशियल्स के, तो ये साइट विजिट का पर्पज यही होता है। देन सिविल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, सिविल वर्क कंप्लीट होने के बाद जब फिनिशिंग स्टेज आती है, जब हम इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो गृह ऑफिशियल्स की सेकंड साइट विजिट होती है जिसमें अगेन वो मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं और फिर अपने सजेशंस भी देते हैं। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं साइट से, कंसल्टेंट से, आर्किटेक्ट से, सभी से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं और गृह में सबमिट किए जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स का पर्पस होता है, ये एविडेंस होता है कि हमने किस तरह से बिल्डिंग में गृह के क्राइटेरिया को कंप्लाई किया है और कैसे कैसे हमने लगाया है। तो ये एविडेंस किस तरह के हो सकते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकती हैं, बिल्डिंग के मटेरियल के स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स के स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, इवन फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, परचेस ऑर्डर होते हैं। तो ये इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स गृह काउंसिल में सबमिट किया जाता है। आफ्टर सबमिशन जो गृह ऑफिशियल्स होते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके लास्ट और फाइनल थर्ड विजिट करते हैं जिसमें वो सारा चेक करते हैं कि हमने जो बताया हुआ डॉक्यूमेंट्स में ऐसी सारी चीज़ें साइट पे किस तरह से वैसी है कि नहीं है। तो ये सारा चेक लगाया जाता है और फिर इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स एक्सटर्नल इवेल्युएटर को दे दिया जाता है। एक्सटर्नल इवेल्युएटर एक थर्ड पार्टी होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करता है और फिर उस इवेल्युएशन के बेसिस पे बिल्डिंग को प्रोविजनल रेटिंग मिलती है जो कि 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। आफ्टर 1 ईयर क्लाइंट के द्वारा ऑडिट किया जाता है बिल्डिंग का। ऑडिट में एनर्जी ऑडिट और वाटर ऑडिट किया जाता है, साथ ही साथ वेस्ट का भी ऑडिट किया जाता है। और ये ऑडिट रिपोर्ट जो कि एक्चुअल डाटा होते हैं बिल्डिंग के वो सबमिट किया जाता है और फिर इस एक्चुअल डाटा के बेसिस पे फाइनल रेटिंग मिलती है जो कि 5 ईयर के लिए वैलिड होती है। एंड आफ्टर 5 ईयर फिर से क्लाइंट को ये ऑडिट कराना होता है, वाटर ऑडिट, एनर्जी ऑडिट और वेस्ट ऑडिट, और फिर इस रेटिंग को रिन्यू किया जा सकता है। तो ये ब्रॉडली ये 4 स्टेजेस हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस। तो इस तरह से ये गृह की रेटिंग प्रोसेस है। नाउ आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स ऑफ द related projects। ये है IIM ये लास्ट 1 या 2 ईयर से ये ऑक्यूपाइड भी हो गया है। यहाँ पे क्लासेस लगनी भी स्टार्ट हो गई है। ये गृह एलडी यानी कि लास्ट डेवलपमेंट रजिस्टर्ड हुआ था। इसका साइट एरिया लगभग 50 एकड़ है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में भी बन रहा है। ये भी गृह एलडी का प्रोजेक्ट है। साइट एरिया लगभग 450 एकड़, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो मैंने IIT कानपुर की बिल्डिंग स्टार्टिंग में बताई थी, टेरी गृह 5 स्टार टेरी गृह रेटेड बिल्डिंग। तो इसका आप क्लोज व्यू यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग का, ब्यूटीफुली डिजाइन।
ये यहाँ की केमिस्ट्री लैब है, जो मैंने आपको एलपी वाला जो मैं केस स्टडी बता रही थी, तो बताया था कि आर्टिफिशियल लाइटिंग के साथ साथ डे लाइट को भी इंकॉर्पोरेट किया जाता है इसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विदाउट ग्लेयर, ना ओवर डिजाइन है ना अंडर डिजाइन है, तो बहुत अच्छे से लाइटिंग को डिजाइन किया गया है। सुजलॉन 1 कैंपस पुणे महाराष्ट्र में 5 स्टार गृह रेटेड बिल्डिंग। तो बहुतों ने इस बिल्डिंग का नाम भी सुना होगा, काफी फेमस बिल्डिंग है। एमआरसी स्टेशन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो कंसल्टेंट थे, इन्होंने डिजाइन स्टेज पे ही जो एनर्जी सिमुलेशन करके 1500 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आ रहा था, इसको रिड्यूस डाउन करके किया था 875, और इस तरह से लगभग 6 करोड़ रुपीस की यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सेविंग हो गई थी। 4 स्टार गृह रेटेड बिल्डिंग ट्रेनिंग स्कूल महाराष्ट्र में। आईटीसी की होटल चेन है ग्रैंड चोला में 5 स्टार रेटेड बिल्डिंग चेन्नई में। हॉस्पिटल इन गुड़गांव 4 स्टार रेटेड। सिकंदराबाद में 3 स्टार रेटेड बिल्डिंग। भुवनेश्वर में 3 स्टार रेटेड बिल्डिंग। मुंबई में 2 स्टार रेटेड बिल्डिंग। इंदिरा पर्यावरण भवन न्यू दिल्ली 5 स्टार। हरेड़ा की बिल्डिंग हरियाणा में 5 स्टार रेटेड। हैदराबाद में 5 स्टार रेटेड बिल्डिंग। CSOI क्लब बिल्डिंग न्यू दिल्ली 3 स्टार रेटेड। पुणे में 5 स्टार रेटेड बिल्डिंग। तो ये फोटोग्राफ मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी भी कई बार ये लगता है कि लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे तो दिखाने पर्पज ये, अब पीपल अवेयर हो रहे हैं और इंडिया में काफी जगह पे अब लोग ग्रीन बिल्डिंग बना ही रहे हैं, और काफी सारे बिल्डिंग्स को रेटिंग मिल गई है, और बहुत सारे रेटिंग के प्रोसेस में है, और बहुत सारी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से काफी सारी अब लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है ग्रीन बिल्डिंग के लिए, और लोग ये सब बना भी रहे हैं। So for more detail, you can visit Griha website www.griha.org, or you can contact me at gc.msahu@gmail.com or 786191507. Thank you so much. Thank you, ma'am. I think it was a very wonderful presentation. If we don't consider the glitches, technical glitches, otherwise it was very. I really enjoyed it. So I will open the forum to the audience. If they have any question, they can unmute themselves and put the question. Do you have anyone with a question? Hello. Okay, till someone comes up with a question, ma'am, I actually have a very simple question. So, do we get to pre-register for the Griha rating? Does a project can they pre-register for the rating? Yes, yes. You can pre-register for the your building for the Griha rating. Okay. That was actually a very basic doubt. Yes, yes. You have to register earlier. At the earlier stage, you have to register your building. After that, they will provide user ID and password. And in that online portal, you can see everything about the Griha criteria, and most of the thing you can see there. Okay. Okay. I think Kunjan sir is unable to unmute. I will change the setting. 1 second. I think. Yes. Yes. Sir, please try. Now you can unmute yourself. Hello. Yes. 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 May I go ahead with the question? Yes, sir. Yes. Please. Sir. Okay. Thank you, ma'am, for your wonderful presentation and reminding us our tradition, which really value for this sustainability and green building design. So thank you for that first. Okay, thank you. Now my question is, ma'am. Yes.
Hello. Hello, Gunjan sir, you are not audible actually. I think he has to re-log in or something. In the meantime, if someone else has a question, can please ask. Okay, yes, Gunjan sir. Now audio is okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, ma'am. Sorry, ma'am. My question was that in order to achieve the building envelope. Yes. Hello. I think again we have lost. Yes. Yeah. I think he has disconnected or. Sir, in that case, you can put the question in the chat box. Let us wait for him. I think he has a question. Let us. Ma'am, in the can I? Okay. Actually, all the participants were asking about the PPT. Can we share the PPT with our participants? Yeah, sure. I will email you. Okay. Okay, ma'am. Please email it to me. I will share it with everyone who Yes. asks for Yes. it. Sure. 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 Okay. Mr. Prasad, I'll share the. We'll upload this recording in the YouTube. So we'll share the same with you. So Gunjan sir has a question. Let us know insulation that used for commercial building wall and roof. Okay. So in the building envelope, what kind of insulation we use for commercial building? या इसमें काफ़ी सारे इंसुलेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं तो EPS, XPS और बहुत सारे टाइप्स के इंसुलेशंस हैं तो इनकी लिस्ट हमको ECBC में भी मिलती है जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग में बिल्डिंग कोड है इसमें भी काफ़ी सारी लिस्ट अवेलेबल हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं और काफ़ी सारे गृहा की वेबसाइट पे भी यदि आप देखेंगे तो क्राइटेरिया वाइज उसमें यदि आप जाएंगे तो उसमें जो गृहा रजिस्टर्ड इंसुलेशंस हैं वो भी आपको जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है गृहा की वेबसाइट पे तो उसमें भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं उसमें तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उसके जो प्रॉपर्टीज है वो भी आप वहाँ पे देख पाएंगे. Okay. I hope that question is answered, Gunjan sir. So I think there is no other question from any participant. In that case, we're coming to the end of this session. Once again, we wish everyone a very happy Engineers Day. And thank you. I think Gunjan sir has something else to say. Yes. Okay, Is Gunjan EPS sir. benchmarking available for building of all segments? Yes, it is available for all type of building, even all type of climate, and even working according to the working hour of the building. We can calculate the EPI of the building. So अकॉर्डिंग टू दैट EPI इस EPI के अकॉर्डिंग ही हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं जब एनर्जी सिमुलेशन करते हैं तो EPI के अकॉर्डिंग कि हमने EPI को कितना रिड्यूस डाउन किया है उसके अकॉर्डिंग भी हमको गृह में पॉइंट्स मिलते जाते हैं तो EPI के बेंचमार्क अवेलेबल हैं और फिर इसमें यदि हमारी बिल्डिंग जो बेंचमार्क अवेलेबल है उससे कुछ डिफरेंट हुई है तो हम वेटेड एरिया के अकॉर्डिंग फिर हम EPI भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेंचमार्क EPI हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो यदि बिल्डिंग 8 आवर वर्किंग बिल्डिंग है या 24 आवर वर्किंग बिल्डिंग है तो उनके लिए अलग अलग EPI के बेंचमार्क अवेलेबल है. Okay. Okay. Thank you, ma'am, for taking your time today and imparting your knowledge with us. We at Kolkata chapter are really thankful to you. I think we can have a future in future also we can have another session
Okay, Kunjan sir, thank you. Thank you so much. Another Thank session with you. you. Yes, yes. We can again have another session with you in future. And it was really a wonderful knowledge sharing session. And I really liked that you gave all the live pictures. That I really liked. I enjoyed watching that because generally we don't get to see those live site pictures and all this in a presentation. So thank you very much for taking out your time and once again. So I'll request all the participants to please share the feedback. We'll share a feedback form with you. Please give your feedback and we'll accordingly we can give the I can share the presentation and the recording with you. Okay, so with this I think we can close this this session. Thank you, ma'am. I think we can. I am putting the